तो अब है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोलार्ज लॉ। जैसे हम कोलार्ज लॉ पढ़ चुके हैं, अब उसकी एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है कोलार्ज लॉ की, वो क्या है, वो कोलार्ज लॉ के दौरान हम उसको लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट में क्या है, टू फाइंड आउट द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोड। वीक इलेक्ट्रोड का कंडक्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि वीक जो इलेक्ट्रोड होता है वो आयन से कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का हम एग्जांपल लेते हैं जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मान लो हम कंडक्टेंस निकालें, तो जैसे पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कोलार्ज लॉ के अंदर कि भाई हमने जैसे एग्जांपल के लिए इसके 10 मॉलिक्यूल ले लिए, 10 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लिए करके हमने उनको एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर उनको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद क्या है, जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल 10 में से जो भी एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल 2, 3 या 4 मॉलिक्यूल जो आयंस में डिसोसिएट हो गए, वही करंट को क्या कर पाएंगे, फ्लो करवा पाएंगे। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज द करंट। तो अब एसिटिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल हैं, तो ये डिसोसिएट किसमें होगा, ये एसिटिक एसिड डिसोसिएट किसमें होगा भाई, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा हमारे पास एसिटेट आयंस, एसिटेट आयंस प्लस तो 10 लिए थे उस टाइम पर, ये क्या थे 0 0 थे। जब इन 10 को हमने क्या किया, 10 में से मान लो हमारे पास 2 आयन डिसोसिएट हो गए, तो अनडिसोसिएटेड आयन कितने बचे, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, 10 में से 2 डिसोसिएट हो गए, तो बच गए कितने, 10 - 2। तो जो 2 आयन डिसोसिएट हो गए, उन 2 का ही क्या होगा, करंट होगा। 10 में से 8 जो बचे हैं, 8 मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल कैसे बचे हैं, अनडिसोसिएटेड बचे हैं, इस तरह इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो 8 मॉलिक्यूल करंट के फ्लो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, ये 2 पार्टिसिपेट करेंगे। ये 2 ही क्या है, आयंस में डिसोसिएट हुए हैं, ये 2 आयंस में क्या हुए हैं, डिसोसिएट हुए हैं, तो ये 2 पार्टिसिपेट करेंगे। अब अगर मान लो 10 में से 3 डिसोसिएट हो 3, तो हम क्या सोचेंगे कि हमने तो क्या किया भाई, हम इनको देख थोड़ी सकते कि हमने देख लिया कि 10 इसमें डिसॉल्व करें, 10 में से 3 डिसोसिएट हो गए, 7 बच गए, या 2 डिसोसिएट हो गए, 8 बच गए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हम इनको देख पाए। तो हमें क्या होता है, हम तो ये सोचेंगे कि भाई हमने 10 डिसॉल्व करे हैं और इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कर दिया। 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व करके क्या कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 10 में से जो डिसोसिएट हो गए ना, उन्हीं का करंट क्या है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर पाएंगे इस एक्टिविटी के अंदर। और हमने तो क्या किया है, हमने 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट किए हैं, यहाँ जो भी करंट होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो मैक्सिमम करंट होगा। तो हम सोचेंगे कि ये 10 का करंट है, अगर 10 का नहीं तो 10 में से कितना है, 8 का, 6 का, 2 का। तो इसलिए इस चीज को हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। क्यों नहीं, क्योंकि टोटल तो डिसोसिएट होते नहीं, और इस बात से हम अंदाजा नहीं लगा पाते स्टूडेंट से वो भाई ये कितने 10 का करंट है, 10 से कम मॉलिक्यूल्स का करंट है। तो फिर पूरे जो मॉलिक्यूल हमारे पास एसिटिक एसिड के 10 के 10 मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल जो लिया, उनका करंट हम कैसे निकालेंगे, उनका कोलार्ज लॉ से निकालते हैं। कोलार्ज लॉ से कैसे निकालते हैं, कोलार्ज लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन स्टेटमेंट में क्या था हमारे पास कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे कि एसिटिक एसिड में से कौन होगा, एक एसिटेट आयन होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो उसका करंट, प्लस से कौन होगा, H+2 आयन होगा, उसका करंट। तो इन दोनों के करंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास किसका कंडक्टेंस आ जाएगा, एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस। क्यों, क्योंकि एसिटेट आयन का जो कंडक्टेंस है, यानी कि सॉल्यूशन में एसिटेट में जो करंट फ्लो करवाना है, वो एसिटेट इस H+ पर डिपेंड नहीं करता कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो डिपेंड नहीं करता। यूं ना मान लो कि भाई इसका क्या है, डिपेंड तो करता है, इसका मतलब पूरे का हाँ डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन जो भी डिसोसिएट हो गया, किसी की 2 मॉलिक्यूल बन गए, इन 2 मॉलिक्यूल ने जो करंट फ्लो करवाना है वही करवाएंगे, H+ पर डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं से भी हम क्या करें, एसिटेट आयन का कंडक्टेंस ले लें प्लस H+ का कंडक्टेंस ले लें, लेकिन यहाँ से हम कंडक्टेंस ले नहीं पाएंगे क्योंकि डिसोसिएट नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस एसिटेट आयन को किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के साथ लेना पड़ेगा जो स्ट्रॉन्ग हो और जो कंप्लीटली
कम्प्लीटली डिसोसिएट होता हो, जैसे कि मान लो सोडियम एसिटेट ले लेते हैं, तो क्या करते हैं इसी कंडक्टेंस के लिए CH3COOH, इसका कंडक्टेंस इज इक्वल टू, ये इससे खुद क्या है, इसका कंडक्टेंस था, इसकी आयनिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस किसका लिया, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, तो इसमें एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एसिटेट का लेना है, किसी भी स्ट्रॉन्ग में लेना है एसिटेट का, क्योंकि एसिटेट का कंडक्टेंस किसी ऐसे आयन के साथ लो जो स्ट्रॉन्ग हो, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता हो, तो एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस लेंगे। इसमें किसका है, सोडियम एसिटेट का, सॉरी, इसमें किसका आया, एसिटेट आयन का आ गया और Na पॉजिटिव आ गया। Na पॉजिटिव का हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि हमें तो एसिटेट का एसिटेट का लेना है, एसिटेट का दूसरा किसका लेना है, H पॉजिटिव का लेना है। अब इसमें H पॉजिटिव का हो रहा है, तो H पॉजिटिव का कंडक्टेंस किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, जैसे कि हमने किससे ले लिया, HCl से ले लिया। HCl में से किसका है, HCl स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि इसका 1 मोल कंडक्टेंस निकालना है, 1 मोल का निकालना है इसका, तो 1 मोल ये ले लिया, इसमें किसका आ गया 1 मोल, तो एसिटिक एसिड का आ गया, 1 मोल Na का आ गया, 1 मोल का इसका HCl कंडक्टेंस ले लिया, वो भी 100 पर इसमें किसका है भाई 1 मोल का H पॉजिटिव का है और 1 मोल Cl नेगेटिव का है। अब हमने जो रिक्वायरमेंट थी ना, एक तो एसिटेट आयन की कंडक्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, एक H पॉजिटिव की कंडक्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, एसिटेट का यहाँ आ गया, H पॉजिटिव का यहाँ आ गया, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। बट हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कंडक्टेंस आ गया, वो एक्स्ट्रा किसका आ गया, इसमें साथ में Na पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, जो हम नहीं चाहते थे, और इसमें Cl नेगेटिव आया ज्यादा। इसमें से क्या करोगे आप, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर NaCl का कंडक्टेंस माइनस कर दोगे, तो हमारे पास किसका बच जाएगा, एसिटेट का प्लस H पॉजिटिव का, Na और Cl का इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह क्या करते हैं, ये हमारा जो कोलार्स का जो स्टेटमेंट था उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया था, इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते, उसको कोलार्स लॉ की हेल्प से क्या है, हम निकाल लेते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द कोलार्स लॉ to find out the conductance of weak electrolytes। अब हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है कोलार्स लॉ का, वो क्या है, सेकंड एप्लीकेशन टू फाइंड आउट, कोलार्स लॉ का सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने में कोलार्स लॉ की यूजफुल एप्लीकेशन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, एक बार ध्यान से सुनो, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, जैसे मान लीजिए वाटर ले लेते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, ये सोडियम एसिटिक एसिड, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने डिसॉल्व कर दिया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट एज यू नो दैट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, जो आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होता, जो आयनों के अंदर नहीं टूटता, पूरी तरह से नहीं टूटता। अब देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, लेकर के इसका हम कंडक्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ये इसका कंडक्टिविटी सेल के अंदर इसको हमने रख दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो इसमें क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटेट आयन के अंदर प्लस H पॉजिटिव आयन से अंदर डिसोसिएट होगा। तो जैसे कि 10 मॉलिक्यूल हम स्टार्टिंग में 10 मॉलिक्यूल से ले लेते हैं, जब ये 10 थे तो ये कितने थे, 0 थे, क्योंकि ये जो आयंस बनने हैं इसी में से बनने, और ये जितने भी लिए थे मैं वो एचिटीज है, इनमें से एक सिंगल मॉलिक्यूल भी आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं हुआ, तो इसका मतलब अभी तक कोई करंट नहीं होगा। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद हम देख लेते हैं कि 10 में से क्या है, 10 में से 3 जो मॉलिक्यूल हैं एसिटिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल कितने होंगे, 10 हमारे पास पहले टोटल थे, 10 में से 3 मॉलिक्यूल आयंस में डिसोसिएट हो गए। तो ये एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो एक ये बनता है और एक ये बन जाता है। कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, 3, तो 3 आयन बन गए एसिटेट के और 3 आयन बन गए हमारे पास किसके, H पॉजिटिव के। तो अब ये तीन जो मॉलिक्यूल, इस 10 में से जो ये 3 मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट हुए हैं, ये रिस्पांसिबल है कंडक्टेंस के लिए। यानी यहाँ पे जो आप इसके अंदर एमीटर में जो भी आप करंट ऑब्जर्व करोगे ना, वो करंट किसके कारण होगा, इन आयंस के कारण होगा, इन 3 मॉलिक्यूल्स के कारण होगा। इन 3 मॉलिक्यूल से जो ये आयन बने, 3 ये इनके कारण ये करंट होगा।
क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टेंस है वो किसके कारण होता है, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के कारण होता है। तो ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड। ज्यादा आयन डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे करंट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल सॉरी ज्यादा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे ज्यादा आयन बढ़ेंगे और करंट ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो 3 की बजाय यहाँ पे 5 आयन डिसोसिएट हो जाते हैं, 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं, तो 5 आयन ये बनते हैं और ये भी 5 आयन बन जाते हैं। तो ये करंट जो है 5 आयन का 5 मॉलिक्यूल्स का करंट होता। यहाँ पे अगर मान लो 7 आयन 7 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते तो 7 आयन ये बन जाते, 7 ये बन जाते, ये करंट 7 के कारण होता। तो सीधा मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितने मॉलिक्यूल आपने डिसोल्व किए हैं, जितने मॉलिक्यूल आपने डिसोल्व किए हैं उसमें से जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, आयंस के अंदर टूट जाएंगे, उन्हीं के कारण ये करंट होगा। और ये हमारा क्या होता है, रियल में ये हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट करके आप नाप सकते हो। लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये है कि 10 में से जैसे टूटे 3, 10 में से डिसोसिएट हुए 3 मॉलिक्यूल, तो 10 में से 3 डिसोसिएट हुए तो 3 डिसोसिएट हुए या 2 डिसोसिएट हुए, उनका हमें किससे पता चला, करंट से पता चला। ये पता चलेगा कि कितने डिसोसिएट हुए। करंट ज्यादा है तो हम सोचेंगे जो हमने डिसोल्व किया उसमें से ज्यादा डिसोसिएट हो गए। करंट अगर कम है तो हम सोचेंगे कि जो हमने 10 मॉलिक्यूल या जितने भी मॉलिक्यूल हमने डिसोल्व किए थे उसमें से कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, इसलिए करंट कम है। अगर करंट बिल्कुल भी नहीं है, करंट बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो हमने आयन जो हमने मॉलिक्यूल डिसोल्व किए थे उनमें से एक भी आयन डिसोसिएट नहीं हुआ। जैसे इसमें क्या है, एसिटिक एसिड की बजाय हम अगर ग्लूकोज डिसोल्व करते हैं, ग्लूकोज चीनी ग्लूकोज को छोड़ो चीनी, अगर हम शुगर इसके अंदर डिसोल्व करते हैं शुगर, तो शुगर डिसोल्व करने के बाद भी वाटर के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हो। प्लास्टिक के किसी कंटेनर के अंदर क्या है, प्लास्टिक के किसी बर्तन के अंदर जो है ना साफ पानी लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर तो अवेलेबल नहीं होगा घर पे, बाकी देख सकते हो मान लो आरओ का वाटर ले लेते हैं, आरओ का वाटर, उसके अंदर चीनी जो करंट इस तरह सेटअप करके हम करंट ऑब्जर्व करने यहाँ पे कोई बल्ब लगा सकते हो, तो देखते हैं भाई वाटर के अंदर से करंट पास नहीं होता, हमारा बल्ब ग्लो नहीं होता। उसी वाटर में हम क्या करते हैं, शुगर डिसोल्व कर देते हैं तो भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता। इसका मतलब शुगर भी जो है ना वो वाटर के अंदर जाने के बाद आयन से डिसोसिएट नहीं हुआ। उसी वाटर में अगर हम नमक डिसोल्व कर देते हैं, शुगर की जगह पे नमक डिसोल्व कर देते हैं तो एकदम से बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक क्या है वो आयंस में टूट जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो मॉलिक्यूल आपने लिए हैं, जितने भी मॉलिक्यूल लिए हैं उनमें से जितने भी आयंस में टूटेंगे उसके अकॉर्डिंग करंट होगा। ज्यादा आयन में टूटेंगे तो ज्यादा करंट शो होगा, यहाँ पे आयंस में कम टूटेंगे तो यहाँ पे करंट कम होगा। यानी सीधी सी बात है, इस करंट से आप एस्टिमेट कर सकते हो, यानी कि ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड। तो ये करंट नाप करके आप क्या करते हो, इस कंडक्टेंस को यहाँ पे लिख लेते हो, कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C। व्हाट यू मीन बाय कंसंट्रेशन C? कंसंट्रेशन C का मतलब ये है, जैसे मान लो हमारा सॉल्यूशन 200 ml है, उस 200 ml में हमने क्या किया, 1 मोल एसिटिक एसिड डिसोल्व कर दिया, 1 मोल एसिटिक एसिड डिसोल्व कर दिया कितने में, 200 ml में, और करंट नाप लिया। तो ये जो करंट होगा इसको आप क्या बोलोगे, अब कंसंट्रेशन बताओ पहले, करंट को बाद में बोलेंगे। 200 ml में कितना है, 1 मोल है, तो 1 लीटर में कितना होगा, 5 मोल एसिटिक एसिड होगा। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, 5 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन है। तो अब 200 ml में 1 मोल अगर ये डिसोल्व करके आप करंट नापते हो तो उस करंट को आप क्या बोलोगे, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड के 5 मोलर सॉल्यूशन का करंट है, वो करंट हमने यहां लिख दिया। या सुनो, 200 के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे 400 ml वाटर ले लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉरी 400 ml में क्या है, 1 मोल एसिटिक एसिड डिसोल्व कर रखा है। 400 ml में 1 मोल एसिटिक एसिड डिसोल्व करके करंट नाप लिया। उस करंट को आप क्या बोलोगे कि दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ 2.5 मोलर सॉल्यूशन। दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ 2.5 मोलर सॉल्यूशन। वो कंडक्टेंस किसका होगा भाई, 400 ml में कितना है, 1 मोल है, 800 ml में कितना होगा, 1 मोल और होगा, 200 ml में 400 ml में 1 मोल है, 200 ml में कितना होगा, 1/2 मोल होगा। तो टोटल जो हमारा नंबर ऑफ मोल होना है 1 लीटर में कितने होंगे, 2.5 मोल किसके होंगे, एसिटिक एसिड के होंगे। तो कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी, 2.5 मोलर होगी। तो जो यहाँ पे करंट आएगा ना वो किस कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का है, वो 2.5 मोलर के सॉल्यूशन का है। तो जो भी कंडक्टेंस हो जिस भी कंसंट्रेशन का, उसको हमने यहाँ लगा दिया। अब देखो, अब बात क्या आई, ये तो आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेरिमेंटली हम मेजर कर सकते हैं। बट एक्चुअली में जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या लिया था कि हमने मॉलिक्यूल तो 10 डिसोल्व किए थे,
लेकिन 10 में से तो सिर्फ कितने 2 या 3 डिसोसिएट हुए, तो ये करंट तो किसका है 2 या 3 का करंट है, हमें तो किसका करंट चाहिए था भाई 10 के 10 का मॉलिक्यूल का करंट चाहिए था। ये डिग्री निकालने में क्या होता है 10 में से 2 डिसोसिएट हुए, 10 में से 2 डिसोसिएट हुए तो 1 में से क्या होगा 2 को 10 से डिवाइड करो 0.2 तो ये डिग्री आ गई। तो डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं उन मॉलिक्यूल्स को टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल हमारे पास 2 नहीं है, 2 मॉलिक्यूल नहीं, हमने काउंट करे थे 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल का एस्टीमेट हमने करंट से निकाला है, तो ये 10 जो मॉलिक्यूल हैं टोटल मॉलिक्यूल का भी एस्टीमेट हमने किससे निकालना पड़ेगा करंट से, कि भाई 2 का करंट ये आया तो 10 का करंट कितना होगा, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल का करंट है, अगर 10 में से 2 टूटे हैं तो ये 2 का करंट है, 10 में से 3 टूटे हैं तो ये 3 का करंट है, तो ये 2 का या 3 का ये करंट है, उसकी जगह 2 के बटे 10 करोगे ना तो यहाँ पे 10 का भी क्या चाहिए आपको 10 का भी करंट चाहिए 10, लेकिन 10 के 10 मॉलिक्यूल कभी भी क्या है डिसोसिएट नहीं होंगे, तो 10 के 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे तो उनका टोटल कंडक्टेंस कैसे निकालोगे, कोलार्स लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी उससे निकालोगे, कहीं से भी आप एसिटिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल का जैसे फॉर एग्जांपल वैसे तो 1 मोल लिया तो 1 मोल का कंडक्टेंस निकाल लो और उसमें से जो ये एक्सपेरिमेंट वाला करंट होगा ये डिसोसिएटेड का होगा, कोलार्स लॉ से निकालोगे वो टोटल मैक्सिमम करंट होगा जो इंस्ट्रूमेंट डिसाइड कभी ना है आपका। इसलिए क्या करते हैं कोलार्स लॉ की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं एक तो एक्सपेरिमेंटल जो करंट होता है उसको और दूसरा जो कोलार्स लॉ से टोटल करंट कैलकुलेट करते हैं उसी कंसंट्रेशन का एट इनफाइनाइट वैल्यू उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, यानी चाहे इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट क्या हो वीक हो, अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ज्यादा क्या है 10 में से 8 या 9 टूट जाएंगे तो ये ऊपर वाला करंट क्या होगा 8 या 9 आयन का मॉलिक्यूल का करंट होगा, मॉलिक्यूल के कारण करंट होगा, नीचे वाला क्या होगा 10 के 10 का 10 के 10 का कभी नहीं टूटते, स्ट्रॉन्ग में तो हो सकता है टूट जाते हैं इनफाइनाइट पर, लेकिन वीक में कभी नहीं टूटते, इसलिए क्या है 10 के 10 का कंडक्टेंस तो जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन में भी मैंने स्टडी किया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का टोटल कंडक्टेंस हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे डिग्री निकालने के लिए हमें क्या है जो आयन टूटे हैं डिसोसिएट हुए हैं उनका करंट को टोटल कंडक्टेंस से डिवाइड करना है, टोटल कंडक्टेंस निकाल नहीं सकते, टोटल कंडक्टेंस किससे निकालोगे यहाँ पे कोलार्स लॉ से निकालोगे और ये कंडक्टेंस हमारा किससे होगा एक्सपेरिमेंट से होगा, तो एक्सपेरिमेंट वाला जो कंडक्टेंस आया है उसको डिवाइड करके उससे कोलार्स लॉ से जो कंडक्टेंस आए तो कोलार्स लॉ वाला कंडक्टेंस टोटल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक्सपेरिमेंट वाला करंट क्या है डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, तो जैसे 10 में से 2 डिसोसिएट हुए 1 में तो क्या होगा 2 10 होगा, तो इसलिए इससे हमारा क्या मिलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलेगा, तो ये था हमारा कोलार्स लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।